तो आइए आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी एक बेहतर तरीका से ध्यान से देख लेते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके बुक से, यहाँ देखिए ना, हम हिंदी बुक लिए हैं क्लास 8 का, यानी कि जो मैथिली रखता है तो उसको क्लास 8 का हिंदी पढ़ना पड़ता है ना। तो इस वीडियो के अंदर इस बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इस बुक के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी बढ़िया तरीका से, एक बेहतर तरीका से देख लेते हो तो आने वाले कल के एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग समझिएगा, देखिए आप लोग जो है कम समय में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए ये जो है पाठ सूची में जो है कौन सी लेखक क्या क्या चीज़ लिखा है उसको याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोग इतना को याद कर लेते हैं, पाठ्य सूची को बढ़िया तरीक़ा से याद करके जाते हैं तो आपको कंफर्म है 5 या 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आसानी से जो बनने वाला है उसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसको तो याद करना पड़ेगा ना, इसको याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि 5 या 10 मार्क का सवाल है, एक मार्क का तो अभी सवाल है, समझ गए ना। देखिए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है, और ये कविता है। विद्या भी याद करना है, समझ गए ना, लेखक का नाम याद करना है और इसके साथ साथ विद्या को भी याद करना है कि कहानी है, कि जो है रेखा चित्र है, कि निबंध है, कि जीवनी है। ये सारे चीज़ को, मेरे कहने का मतलब है एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इसको पाठ्य सूची को बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग इतना को तैयारी कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए ईदगाह को किसने लिखा है, तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। कर्मवीर को किसने लिखा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद, कर्मवीर को किसने लिखा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना, इससे पहले जो है 2-3 वीडियो बना दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम मैथिली में अच्छा गया होगा, यदि आप लोग जो भी स्टूडेंट मैथिली का वीडियो देखे होंगे, आप फिर मतलब कि वीडियो को देखने के बाद फिर गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसका कैसा एग्ज़ाम गया वो तो पता चलते होगा। एक बेहतर सब कह रहा है कि लड़का सर जी आप जो ही पढ़ाए ना वही फंस गया, वही एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिला। तो आज भी हम बता रहे हैं आपको, यदि आपको हिंदी के अंदर बहुत ही बेस्ट अंक लाना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे, GKS स्टडी सेंटर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3-4 वीडियो है। उन चारों वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। और यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पे तो हम अभी जो है पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है हर हाल में, तब ना आपका स्कोर अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो देखिए इसको जो है याद कर ही लीजिएगा, हम कितना बोले। देखिए बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र है विद्या में, इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद देखिए हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, इसको लिखा है कामता प्रसाद सिंह काम बिहारी के दोहे, लिखा है कौन, बिहारी, तो ये कविता है। इसके बाद देखिए ठेस कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इसके बाद बच्चे की दुआ कविता है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग लिखा है वसिंधर श्रीवास्तव, ये एकांकी है। विद्या भी याद करना है साथ साथ में। विक्रमशिला एक निबंध है, पापू विषय मतलब कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति लिखा है। इसके बाद दीदी की डायरी क्या है, डायरी है, विद्या के रूप में संकलित है। दीन बंधु निराला क्या है, निबंध है, समझ गए ना। तो आइए जो है ना शुरुआत करते हैं। देखिए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, तो कहेगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह जो है पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में। आप लोग जो क्या कीजिएगा, ये जो है ना कविता को भी पढ़ लीजिएगा, कोई पंक्ति उठा करके दे देगा, कहेगा कि यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आसान है। वैसे बचपन से आप लोग तो हिंदी पढ़ते होंगे, तो अभी जो भी हम बताने का प्रयास करेंगे उतने बात को फॉलो करना है। यदि आप लोग उतना बात को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। और जब आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से चले जाएगा 50 में 50 सही, तो आपको हिंदी में बेहतर करने से कौन रोक सकता है, आप ही बताइए, समझ गए ना। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह किस पंक्ति से लिया गया है, यानी कि कविता का कोई लाइन ले लेगा और कहेगा कि किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर से, समझ गए ना। किस कविता के अंदर गहरे राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की यकीन कर, कहेगा कि किस कविता में गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो वह कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी में के जीत में यकीन कर, समझ गए ना। इसमें बढ़िया से देखिएगा, किस कविता में गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर
भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने की प्रेरणा देती है। तो यही है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जब पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, आप हमेशा प्रयासरत रहिए। जब धरती पर भगवान ने हमको भेजा है तो कुछ खास कारण से हमको भेजा है, ऐसे नहीं भेज देता है, समझे ना। कुछ बनने के लिए, कुछ धरती को देने के लिए। देखिए ना, इसको लाइन पढ़िएगा ना, बहुत ही मोटिवेट लाइन है। तो पहले हम जो है ना, पहले ऑब्जेक्टिव हमको कराने दीजिए, फिर इसके बाद जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो सारे का जो है ना सब्जेक्टिव भी हम क्वेश्चन करा देते हैं। पहले हमको ऑब्जेक्टिव कराने दीजिए, आज हमको ऑब्जेक्टिव करना है हर हाल में। प्रेमचंद रचित ये जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहेगा कि कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ईदगाह है। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों के पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। थोड़ा जो है ना कफ हो गया है, इसलिए जो है जो क्या बोलते हैं हम, अभावग्रस्त जीवन बाल को मन के व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हामिद खिलौने की जगह इसमें हामिद के बारे में दर्शाया गया है। एक छोटा सा बालक किस तरह से सोचता है, जबकि उस उम्र में कोई भी बालक क्या होता है, उसको पैसा दीजिएगा तो वो कुछ खाने के लिए ले लेगा, कुछ ले लेगा। लेकिन ये देखिए हामिद कितना छोटा है और कितना मतलब कि अभावग्रस्त, जो अभाव में जीता है, तो उसका देखिए सोच किस तरह से बदल जाता है इंसान का। लेकिन आजकल के युग में लड़का सुन तो हो गया, आजकल पैसा दे दीजिएगा तो सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, विभिन्न तरह का कुछ लेगा। लेकिन ये कहा हामिद है, इसमें जो है यह जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कौन सा कहानी है, तो ईदगाह। इस तरह से पूछेगा, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है कौन, तो ईदगाह है, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र। इसमें जो है हामिद मुख्य पात्र है, अमीना है, मोहसिन है, नूर है, बहुत सारे मतलब पात्र है, समझ गए ना। तो बढ़िया तरीका से समझिए। देखिए एक इंसान, एक छोटा सा बालक जो है अभावग्रस्त, उसके पास कुछ मतलब कि कोई चीज़ परिपूर्ण नहीं है, ना उसका माँ है ना बाप है, सिर्फ दादी है अमीना। अभावग्रस्त मतलब कि आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा ना, तो आप लोग जो है ना एक जो है ना वृद्ध की तरह सोचिएगा। इसके पास कुछ नहीं था, 2-3 पैसा था, वो 2-3 पैसा से मान के चलिए किसी मतलब कि बहुत सारे बच्चा गया था मेला घूमने के लिए, तो बहुत सारे बच्चा कोई खिलौना लिया, कोई लड्डू खाया, कोई रसगुल्ला खाया, कोई वकील से प्रेम करता था, वकील लिया खिलौना के रूप में। लेकिन ये छोटा बालक देखिए, उस समय याद आया किसको, हामिद को। जब जो है हमारी दादी जो है अमीना जो है रोटी पकाती है, तो रोटी उतारते समय, सेकते समय उसका हाथ जल जाता है, इसलिए जो है हम लोग चिमटा ले लेते हैं ताकि दादी अमीना का हाथ नहीं जलेगा। देखिए किस तरह से सोचता है। पहले हमको ऑब्जेक्टिव कराने दीजिए, फिर हम आपको सब्जेक्टिव बता देंगे 100%। आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। देखिए पूछेगा कि हामिद कितने साल का था, तो 4-5 साल का, 4-5 साल का गरीब था और सूरत दुबला पतला लड़का था, समझ गए ना। उसका बाप जो है किसके कारण से मृत्यु हो गया था, हेजे की वजह से। उसके बाप जो है हेजे की वजह से उसका जो है मर गया उसका बाप, और उसका माँ जो है पीली पीली होती एक दिन मर गई, समझ गए ना। तो उसका जो है अमीना था, उसका अम्मा जो है बहुत डरता था, ये लड़का अकेले कैसे जाएगा मेला घूमने के लिए, क्योंकि अकेले उसका ना बाप है ना माँ है, अकेले जा रहा है। और जो है जो भी लड़का जाता था उसके साथ माँ जाता था, पिता जाता था, ये लड़का अकेले गया। देखिए ना किस तरह से कहानी है। हम आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। देखिए आपको जो पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो है मोहसिन को क्या पसंद है, तो भिश्ती पसंद है, मोहसिन को भिश्ती पसंद है। नूर को क्या पसंद है, वकील से प्रेम था, नूर को क्या पसंद था, तो वकील से प्रेम था। और उसके बाद पूछेगा कि महमूद को क्या पसंद है, तो सिपाही लेता है महमूद। हामिद क्या लेता है, तो चिमटा लेता है, समझ गए। इस तरह से बढ़िया तरीके से समझिए, ये जो है पूछता है। और देखिए मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो 15 पैसे हैं, ये भी देखिए। और जो है इसके बाद जो है हामिद के पास कितना पैसा था, तो 3 पैसा था। देखिए आपको जो है महमूद के पास कितना पैसा था, तो 12 पैसा था। मोहसिन के पास कितना पैसा था, तो 15 पैसा था। देखिए इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट पूछ देता है। हिंदी है तो क्या कीजिएगा, याद तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब याद कर लीजिएगा। महमूद के पास 12 पैसा था, मोहसिन के पास 15 पैसे है। और हामिद के पास कितना था, हामिद के पास तो बहुत कम पैसा था, 2-3 पैसा था, समझ गए ना। देखिए आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। सम्मी ने क्या लिया, तो खंजरी लिया। और नूर ने क्या लिया, वकील लिया। और जो है इसके बाद जो है मोहसिन ने क्या लिया, भिश्ती को पसंद करता था। इसके बाद महमूद सिपाही लेता है। ये सब का पात्र आप लोग याद कर लीजिए। फलना को क्या पसंद था, फलना बच्चा को क्या पसंद था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा ना आप लोग क्वेश्चन बैंक में। अभी क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखिए ना, आपको वैसे ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बाद में हम चर्चा करेंगे। देखिए कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो कर्मवीर से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है।
जब भी इंसान को बाधाएं आता है, अगर उस बाधाओं को झेलने में इंसान जब सक्षम हो जाता है तो वह जो है बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए जो है जब भी मनुष्य को कठिनाई आता है उस समय मनुष्य को मतलब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ना आप घबराइएगा ना तो और टेंशन बढ़ जाएगा। उस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। पहले हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख के पछताते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये कर्मवीर पाठ से लिया गया है। तो आप लोग जो है ना उसको पढ़ लीजिएगा, कर्मवीर का सारा कविता को पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। वैसे जो है नहीं भी पढ़िएगा तो पर भी काम चल जाएगा। हम देखिएगा ना वीडियो के लास्ट तक में आपको सब ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। यह एक रेखा चित्र है। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि धर्म का पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निवारण में नहीं। आजकल जो पंडित जी है चरण टीका लगाए रहता है, विभिन्न तरह का इधर लगाएगा, बहुत तरह का समस्या होता है ना। बहुत तरह का समस्या नहीं, मतलब कि बहुत तरह का पाखंडी बाबा होता है, दिखावटी करता है ना। आडंबर का मतलब क्या हुआ? आडंबर का मतलब हुआ बाहरी दिखावा, अंदर से वो खराब रहता है। बाबा राम रही, संत आसाराम जी बापू, ये सब क्या था? बाहर से तो पूरा नाम चलता था, सब लोग उसको प्रणाम करता था, लेकिन जब उसका हकीकत पता चला तो इसलिए जो है बाहरी दिखावा और आडंबर में नहीं फंसना चाहिए। बल्कि साधु उस व्यक्ति को कहेंगे जो मतलब कि उसकी आचरण शुद्ध है, उसकी दिनचर्या बढ़िया है, वह दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाता है, वह बुरा कर्म नहीं करता है, वह किसी जीव पर जो है हिंसा नहीं करता है, वह जो है सबको समान रूप से देखता है। इस तरह के आदमी को कहेंगे साधु। कि बाहरी दिखावा, चरण टीका लगा लिया, इधर से उधर कर रहे हैं, ये सब जो है नहीं ना होगा। तो बढ़िया तरीक़ा से देखिए, बाल गोविंद भगत जो है ना उसका उम्र था 60 से ऊपर, गोरे चिट्टे था, हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा करते था, और जो है रमानंदी चंदन लगाता था। बाल गोविंद भगत पे कौन सा चंदन? तो रमानंदी चंदन। ये सब पूछेगा एग्जाम में, नहीं पूछेगा तब ना, मस्तक पे हमेशा चमकते रहता था रमानंदी चंदन, समझे। बाल गोविंद भगत मतलब कि गृहस्थ थे, फिर भी उसको साधु इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या और उसकी जो है पवित्रता। क्योंकि किसी भी साधु को या किसी भी व्यक्ति को आप लोग जो है बाहरी दिखावे के रूप में नहीं आप उसको साधु कर सकते हैं। पता चला कि वो बाहरी दिखावे में बहुत बढ़िया है, अब रात में जाता है पैसा ले करके जो है मुर्गा खाता है, तो उस वैसे लोगों को कहिएगा कभी मतलब कि साधु? तो साधु किसको कहेंगे? जिसकी दिनचर्या, उसकी आचरण सब कुछ पवित्र हो, जो दूसरों का भलाई करता हो, जो दूसरों को अच्छी राह दिखाता हो। ये सब था इसमें गुण, ये सब गीत गाता था। अब बताएंगे ना, पहले ऑब्जेक्टिव तो आप लोग समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव समझ लीजिएगा ना तो आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, समझ गए ना। तो ये बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। तो इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो कहेगा कि मुखाग्नि किससे दिलाया? जब बाल गोविंद भगत का जो है बेटा मर गया तो उसको मुखाग्नि, मुख में अग्नि कौन दिया? तो उसकी पतोहू से दिलाया, समझे। तो कहेगा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता का वर्णन करता है? मान के चलिए भगत अगर अच्छा आदमी नहीं रहता तो अपनी पत्नी जो है उसकी जो है उसका बेटा का जो पत्नी था उस पत्नी को आगे दिलाने की देता, वो अपने नहीं देता। इस प्रकार जो है इस बात की विशेषता यहाँ पे मतलब कि आ रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है ना स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करता था, सभी को समान रूप से समझता था। तो लिखेंगे पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना। यहाँ देखिए ये जो है यही अभी हिंदी का बुक लिए हैं, उसमें आपको डिस्कस कर रहे हैं। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत की जो है बाल गोविंद भगत की इस बात की विशेषता का वर्णन करता है कि क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है किसी प्रकार का पुरुष और नारी में किसी प्रकार का अंतर नहीं समझते थे, दोनों के एक समान समझते थे। इसलिए जो है मुखाग्नि, मुख में अग्नि जो है पुत्र के जो है कन्या उसको जो है बहू से दिलवाया, उसको आग, समझ गए ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछेगा, समझ गए ना। और इसके बाद देखिए पतोहू उसका कैसन था? तो बड़ी सुभग था और सुशील था, बहुत अच्छा था उसका पतोहू, समझ गए। और उसका बेटा जो था सुस्त बोदा सा था, सफ़ेद दिमाग नहीं था। इसलिए जो है ना ऐसे जब सुस्त होता है, बोदा सा रहता है, उसको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा मानते जानते। बाल गोविंद भगत भी उसको अपने बेटे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, समझ गए ना। तो मेरा बात क्या है, हम यहाँ पे समझाने के लिए आते हैं, तो समझिए। अगर समझ जाइएगा तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही जाएगा, समझ गए ना। और देखते जाइए, ये जो है बाल गोविंद भगत इस तरह का आदमी था जो अपना कर्म कभी नहीं छोड़ा,
सुबह उठ के स्नान करता था, चाहे वो आपको सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, किसी भी मौसम में आप उसका जो दिनचर्या था उस दिनचर्या को कभी तोड़ा नहीं। यही न होता है साधु का कर्तव्य, जो दिनचर्या तोड़ दिया, जो परिस्थितियों से घबरा गया, जो विषम परिस्थितियों से घबरा गया, उसको साधु कभी कहिएगा? वो साधु नहीं है, पाखंडी बाबा सब है, आसाराम बापू, राम रहीम। तो बढ़िया तरीका से समझिए। इसके बाद देखिए हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद देखिए सामान्यतः यात्रा वृत्तांत में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय के पहाड़, नदी, इस समय जो है ना पहाड़, नदी, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए कहेगा कि कौन एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है? तो छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। बढ़िया तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, समझ गए। इसके बाद देखिए कहेगा कि हुंड्रू की जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो हुंड्रू की जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 243 फुट। इसको बढ़िया तरीका से एग्जाम में जाने से पहले याद ही कर ही लीजिएगा। वैसे जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना पहले ही हमने वो वीडियो देख लीजिएगा ना, तो इससे ज़्यादा काम का है वो, क्योंकि उसमें जो है ना हम लिख के बता दिए हैं। इस बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, है ना, सबको चुन करके इकट्ठा करके और सब ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा ना, देख लीजिएगा ना, तो आपका मन गदगद हो जाएगा। ये बात तो हम गारंटी दे ही सकते हैं, क्योंकि आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक में था, जितना भी इस बुक में था, सब क्वेश्चन हम बता दिए। बस जाकर के यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, जीकेएस स्टडी सेंटर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना लेखक किस काल के कवि है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। बोलेगा कि बिहारी के दोहे, बिहारी ने लिखा है, तो बिहारी किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। कबीर के दोहे कबीर ने लिखा है, तो कबीर किस काल के कवि है? तो ये कबीर जो है भक्ति काल के कवि है। दीनबंधु निराला किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। ये तीनों बात को आप लोग जो है ना बढ़िया तरीका से याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा ना तो हमको कहिएगा, समझ गए ना। पहले बढ़िया तरीका से देखिए रीति काल के प्रतिष्ठित सिंगारी के कवि, इसको सिंगारी कवि भी कहते हैं। बिहारी के दोहे गागर में सागर है। कहेगा कि श्रृंगारी के कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। बिहारी किस कवि के रूप में प्रतिष्ठित है? प्रेम के कवि के रूप में। पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है, समझ गए। इसको पढ़ लीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की झाई पर श्यामू हाय तो दूती होय। इसको बढ़िया तरीका से जो है ना कविता को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कविता को पढ़िएगा ना तो कविता में दे देता है भावार्थ लिखने के लिए। तो भावार्थ कैसे लिख लेंगे? देखिए ये पंक्ति दे देगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय। इसके बाद कहेगा जा तन की झाई पर श्यामु हति दूत होए। ये पंक्ति दे दिया, इसका कहेगा भावार्थ लिख लिए। तो भावार्थ कैसे लिखेंगे? तो भावार्थ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जिस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति बिहारी के दोहे से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है जो मेरी जो है बाधा, मेरा कष्ट हरो राधा। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहा है? यही सब। इसको बढ़िया तरीका से हम समझाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, सब क्वेश्चन आपको बनना है। ठेस में क्या है? मुखपात्र सृजन है। देखिए लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। कहेगा कि किस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में। कहेगा नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग देखिएगा। जो आप अभी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको बढ़िया तरीका से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। जो मैथिली वीडियो देखा है ना, वो वीडियो तो देखेगा ये लड़का, वो कहेगा कि सर जी पढ़े ना रे सब फंस गए, इहो पढ़ेल के इहो में से जरूर फंसबे करते। तो जो मैथिली का वीडियो देखा होगा ना, वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखेगा। देखिए तो कह रहा है कि किस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में। देखिए यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराइयाँ, मनुष्य की पक्षरता, ये पाठ को समझने में महत्वपूर्ण है। चलिए, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो मानू ने दिया था, समझ गए ना। गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो बेकार नहीं बेगार समझते थे। बेकार से भी खराब होता है बेगार, वो समझते थे। किसको? सिरचन को, समझ गए ना। मानू जो है सिरचन को पान का बीड़ा देता है, समझ गए ना, मानू ही देता है। बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिएगा इसमें। और जो है सिरचन अच्छा आदमी था, लेकिन बाद में जो है ना इसको लोग बुरा कहता है। इसमें जो है पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे। पहले हमको ऑब्जेक्टिव देखने दीजिए। कहेगा कि कौन सा पाठ, कौन सी कविता एक प्रार्थना का गीत है? देखिए प्रार्थना गीत है और इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। किसमें? तो बच्चे की दुआ में। किसमें? कौन एक प्रार्थना गीत है और किसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है? तो
तो ये है बच्चे की दुआ में। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये सब जो है पूछेगा। पहले हम सब्जेक्टिव के रूप में जो है ना पहले हमको ऑब्जेक्टिव बताने दीजिए, बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग ये वसुंधर श्रीवास्तव द्वारा रचित ये एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, अहिंसा के पथ में। इसमें जो है कलिंग महाराज का जो है बेटी था पद्मा और जो है अशोक, इससे लड़ाई होता है, लड़ाई नहीं होता है। स्त्रियों पर जो है मनुष्य सब नहीं वार करेगा। और लड़की भी कहती है हम भी, जब अशोक ने जो है सब अपने सेना को कहा कि आप अपने सभी अस्त्र फेंक दिए, तो फेंक दिया, तो लड़की भी जो है पद्मा कहा कि हम भी निहत्थे पे वार नहीं करेंगे। वो कहा कि हम लड़कियों पे वार नहीं करेंगे, लड़कियों पे वार करना क्या है, धर्म के विरुद्ध है, यह शास्त्र नहीं कहता है। तो इसलिए जो है सभी ने जो है अशोक के आदेश पर जो है सब अपना जो तलवार फेंक दिया, जितना भी अस्त्र था फेंक दिया। और वो भी कहता है, पद्मा भी कहता है, स्त्रियाँ भी निहत्थों पर वार नहीं करती है। समझाएंगे 1 मिनट में, आप लोग सब कुछ समझ जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये बात हम कहते हैं, पहले हमको पढ़ाने थे दीजिए ऑब्जेक्टिव। देखिए आप लोगों को जो है ना यहाँ से हम जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो इसलिए जो है बेहतर तरीक़ा से सुनिए और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्ट जो है खगोल विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके बाद कहेगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो देखिए जो है लामा संप्रदाय की शुरुआत की, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की थी किसने, तो अतीश दीपंकर ने। और जो है खगोल विद्या से के क्षेत्र में पारंगत कौन है, तो आर्यभट्ट है। समझ गए। और देखिए पालव वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा, पालव वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, तो पालव वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा था धर्मपाल। समझ गए ना। ये धर्मपाल के संरक्षण में जो है विक्रमशिला का संरक्षण हुआ था। समझ गए। कहेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे नष्ट होने का मतलब क्या हुआ, विक्रमशिला के नष्ट होने का वर्णन किस पुस्तक में दिया गया है, तो तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ में। तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विनाश का वर्णन है। मेरे विनाश का मतलब क्या हुआ, विक्रमशिला के विनाश का वर्णन है। और ये जो है तुर्कों के आक्रमण के कारण से जो है मेरा सर्वनाश हुआ। बाहरी जो है तुर्कों के आक्रमण के कारण से ये जो है विक्रमशिला का सर्वनाश हुआ। समझ गए ना। बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझिए, इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। और जो है खुदान से जब खुदाई किया तो उससे क्या मिला, भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये आपको पूछेगा इस तरह से, विक्रमशिला पाठ से ये पूछेगा। जो खुदाई करने के बाद जो है और स्पर्श मुद्रा के रूप में, स्पर्श मतलब ऐसे मुद्रा के रूप में क्या चीज़ मिला, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा 50 फीट ऊंची था और 73 फीट चौड़ी था। देखिए कितना बड़ा प्रतिमा मिला। इसके बाद देखिए जो है हरिभद्र को हम लोग शांति भद्र भी कहते हैं। ये जो है हरिभद्र को हम लोग शांति भद्र भी कहते हैं। विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कौन थे, तो विक्रमशिला के प्रथम आचार्य थे हरिभद्र, और हरिभद्र को ही शांति भद्र भी हम लोग कहते हैं। देखिएगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बुक को भी बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। वैसे नहीं भी पढ़िएगा ना, ऑब्जेक्टिव में आपको सही करना है 100%, तो विश्वास कीजिए, जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखिए लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब कितना बताएं, यहाँ पर हम फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। हरिभद्र को ही हम लोग कहते हैं शांति भद्र। विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कौन था, तो हरिभद्र ही था। समझ गए ना। कुलपति, आचार्य कुलपति हरिभद्र ही था। समझ गए। इस सब को बात को बढ़िया तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जो है ना, अब आने वाला है ना, यहाँ से ना क्वेश्चन पूछेगा एक बार। और जो है व्याकरण से संबंधित हम कुछ आपको प्रश्न करा देते हैं। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ये भेद भी पूछेगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4। सर्वनाम के 6। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। पूछेगा, याद कर लीजिए। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। इसके बाद देखिए अब खुद समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूपांतर की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। विकारी, अविकारी। और देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बाद देखिए ये सब नहीं पूछेगा तब न कहिएगा हमको सर जी मेरा समय खा लिया, पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। इसके बाद देखिए आपको याद तो होगा क्या चीज़ के बारे में, जो है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। लेकिन लड़का सब इंग्लिश वाला जो है याद करके वहाँ पे टिक मार देता है। इंग्लिश में हिंदी में अंतर है, इंग्लिश व्याकरण है और हिंदी व्याकरण में आसमान धरती का हर फर्क है। तो देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 2, 362 याद कर लीजिए। वर्तमान 3 और जो है भूत 6 और भविष्य 2, इतने हो गए। और इसके बाद जो है आपको उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सारे व्याकरण को बढ़िया तरीक़ा से आप लोग देखिए, व्याकरण में पढ़ लीजिए।
समझ गए ना, ये भेद वाला तो हम बता दिए। इसके बाद उच्चारण स्थान भी आपको याद करना है। दंत का उच्चारण स्थान क्या होगा? त थ द ध न ल। ये जो है दंत में अंतिम में तो आता है तो त थ द ध न। कंठ में क ख ग घ ङ। मूर्धा में ट ठ ड ढ न न। ये सब हो गया। इसके बाद तालब में हर्षय दीर्घ च छ ज झ य। ये सब उच्चारण स्थान भी आपको याद करना है। नहीं पूछेगा तब कहिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। सारे बात को आप लोग, संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्ताक्षर की संख्या होती है 4, अक्षर तो रह गया। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। सारे बातों को आप व्याकरण पढ़ लीजिए। व्याकरण पढ़ने में ही आपको भलाई है। इसके बाद जो है आप लोग जो है मुहावरा को भी पढ़ लीजिएगा। इन सारे बातों को बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, बढ़िया अंक आएगा और अंक लाना भी है। कि सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसके बाद देखिए संजू कैसी लड़की थी? तो संजू जो है चुटकुला कॉमिक्स बहुत दिलदार लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। उसको किताब कॉमिक्स ये सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। समझ गए? सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। प्रकृति के चित्रण छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है किसमें? तो पीपल के पाठ में। पीपल एक कविता है। प्रकृति के चित्रण छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है पीपल। यह कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल वृक्ष है जो अनेक बदलावों के साक्षी है। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदियाँ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। हमने इसके ऊपर जो है ना वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग बढ़िया तरीक़े से देख लीजिए। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं पीपल का बहुत सारा उपयोग है। पीपल तो एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, और उसके साथ साथ पीपल ही एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल का आकार बड़ा होने के कारण से ये क्या होता है? छायादार होता है। हम लोग जो है गर्मियों के समय में उसके नीचे बैठते हैं, क्योंकि पीपल जो है बहुत ठंडा हवा देता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देता है, तो ठंडा हवा होगा ही ना। और पीपल के छाल की सहायता से हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं। जब सर्दी लग जाता है, खांसी लग जाता है, जब घाव जो है होता है तो पीपल का जो है पत्ता जो होता है उसमें तोड़ते हैं तो दूध रहता है ना, वो घाव के स्थान पर लगा लीजिएगा तो आपका घाव ठीक हो जाएगा। बहुत सारा उपयोग है ना। पीपल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे बिहार के लिए तो पीपल पूजनीय है। हम लोग उसको पूजा करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि पीपल के नीचे ब्रह्म बाबा का स्थान होता है जिसको हम लोग पूजते हैं। सब बात जान गए, बढ़िया तरीक़ा से समझ जाइएगा। हम बोल रहे हैं ना, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। इसके बाद देखिए दीनबंधु निराला आधुनिक काल के प्रतिष्ठित कवि है। दीनबंधु निराला आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि।